राइट द हेडिंग्स प्लीज। यूनिट नंबर 2 फ्रॉम मैनक्यू। इसके अंदर देखो हमारे पास जो पढ़ने को है वो अगर हम देखें, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। चैप्टर नंबर 8 भी बीच में आता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चैप्टर को उठा के यूनिट नंबर 3 में फेंक दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ उसमें है नहीं, तो हम सीक्वेंस वाइज सारा का सारा पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 से रेदर नहीं है, यू कैन से चैप्टर 4 से हमको डिटेल में पढ़ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 इज इन यूनिट नंबर 3। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, और धीरे धीरे मतलब 15-20 मिनट लगेंगे और कहानी कहाँ घूम जाएगी आपकी इमेजिनेशन से दूर है। और देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो, अपने आप में एक एटीट्यूड होना, एक कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ भाई, आई हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं 11th 12th अपने स्कूल टॉपर हूँ या मैं अपनी स्टेट का टॉपर हूँ, मेरे तो 100 आए थे। ये सारी बातें बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आज सबकी हवा निकल जाओ, डोंट वरी। ठीक है, आज लेक्चर जब खत्म होगा तो जितनी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है वो सारी कम पढ़ने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए प्लीज। स्टार्टिंग में बड़े अच्छे टॉपिक्स करवाना चाहता हूँ। हेडिंग लिखिएगा प्लीज। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी टैक्स। गजब टॉपिक है। इंटरनल्स में तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग हिसाब से आता है। फाइनल एग्जाम में जो आपका 90 मार्क्स का होगा, मिनिमम 8 नंबर ये टॉपिक आपको देके जाए, मिनिमम 8 मार्क्स, राइट। युक्ता जी हैंड रेज है, लेकिन वेबकैम के बिना आप बात नहीं कर पाएंगे। ओपन वेबकैम एंड डू टॉक टू मी। हाँ जी युक्ता जी, प्लीज से। सर, ये जो टॉपिक है वो कौन से चैप्टर में से माइकल के? चैप्टर 8 है। मेरा थोड़ा सिस्टम डिफरेंट चलता है। मेरे को देखो, सीक्वेंस मैं मैनक्यू के हिसाब से फॉलो नहीं कर सकता, मेरे को अलग तरीके से पढ़ाना है। डोंट वरी, जब मैं कहूंगा ना यूनिट 2 इज कंक्लूडेड तो वो सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद रीडिंग्स आपको पूरी इनबिल्ट आती होगी, आपके अंदर रीडिंग्स आ जाएगी। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन मीन एनी क्वेश्चन। ठीक है, डोंट ओके वरी, सर, जस्ट जस्ट थैंक लिसन टू। देखिए जी, क्वांटिटी टैक्स क्या होता है, मेरी बात समझना ध्यान से। अभी बहुत ट्रेंडिंग है, जीएसटी 2.0 बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम उस जीएसटी या इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में जो टैक्सेशन इम्पोज किया जाता है, टैक्सेशन लेवाई किया जाता है, तो 3 टायर्स है और यू कैन से 3 तरीके की गवर्नमेंट है जो टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है टैक्सेस को, या स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, या फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट से मेरा मतलब होता है एमसीडी टाइप्स, अगर दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हमको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, या लोकल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। हमको उस बात से कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न इतना है कि जब भी सरकार हमारे ऊपर किसी तरीके का टैक्स इम्पोज करेगी, तो जो हमारे बेचारे कंज्यूमर्स है और जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, उनके लिए डिमांड सप्लाई में क्या परिवर्तन आएंगे, कैसे उनके लिए डिमांड सप्लाई चेंज होगी, कैसे प्राइजेस वेरी करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर में क्या क्या चेंज आएगा, ये सारी कहानी हमको पढ़नी है। ठीक है जी। there are we have a variety of tax in our economics, but in the semester 1 we have just one tax with the name of quantity tax. What is the meaning of quantity tax? सुनना बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। मान लीजिए एक फ्री ट्रेड होता है। क्या होता है बेटा? फ्री ट्रेड। इफ फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड से मेरा मतलब है देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर मीट्स इन द मार्केट एंड डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमने बोला भाई हमारे पास एक ऑर्डिनरी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, एक ऑर्डिनरी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व, राइट। एंड विद द intersection of these two curves you will get the market equilibrium, यू विल गेट द मार्केट इक्विलिब्रियम। मान लीजिए मार्केट में प्राइस आया 100 रुपए, हमने यहाँ पे प्राइस मेंशन किया है। यहाँ पर हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व लगा है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व लगा है, इंटरसेक्शन से मेरे पास प्राइस आया। मार्केट में 100 रुपए का प्राइस है, देयर इज अ फ्री ट्रेड। इसका मतलब क्या है?
मान लीजिए यू गाइज आर बायर्स, आई एम अ सेलर, मतलब मैं इंडिविजुअली हूँ, मेरा भी एक ग्रुप है पूरा, बिकॉज इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट, नो इंडिविजुअल बायर और सेलर इज कंसीडरिंग हियर। मतलब जब हम बात करें इस डिमांड की तो इट्स अ मार्केट डिमांड, जब सप्लाई की बात करें इट्स अ मार्केट सप्लाई, क्योंकि इंडिविजुअल बायर और है ना, और इंडिविजुअल सेलर तो प्राइस नहीं डिटरमाइन कर सकते। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई विल इंटरसेक्ट एंड म्यूचुअली डिसाइड द मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी। मान लेते हैं यहाँ पे 5000 क्वांटिटीज का ट्रेड हो रहा है। व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड ट्रेड, 100 रुपए में ट्रेड हो रहा है, कितनी क्वांटिटी का ट्रेड हो रहा है? 5000 क्वांटिटी का ट्रेड हो रहा है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक सेलर हूं, आप लोग मुझे कितने रुपए दे रहे हो? 100 रुपीज पर यूनिट, और जितने भी सेलर्स है वो सब मिलके क्या कर रहे हैं? 5000 यूनिट ट्रेड कर रहे हैं। तो टोटल मार्केट में कितनी वैल्यू का ट्रेड हुआ? 5000 इंटू 100, दैट कम्स टू 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपए का ट्रेड हुआ है। सारे बायर्स ने मिलके जो पेमेंट करी है वो 5 लाख से करी है, और सारे सेलर्स ने मिलके जो पेमेंट रिसीव करी है वो 5 लाख से करी है। देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मार्केट में फ्री ट्रेड है, देर इज नो टैक्सेस एट ऑल, राइट। अभी तक कोई टैक्सेस नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। अब गवर्नमेंट बीच में आती है। गवर्नमेंट कहती है भैया जितनी भी क्वांटिटी का आप ट्रेड कर रहे हो, जितनी भी क्वांटिटी का आप ट्रेड कर रहे हो, हर यूनिट के ऊपर मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स चाहिए। इट कैन बी 2 रुपीज पर यूनिट, इट कैन बी 5 रुपीज पर यूनिट, इट कैन बी 10 रुपीज पर यूनिट, इट कैन बी 25 रुपीज पर यूनिट, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जितनी भी क्वांटिटीज का आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ट्रेड कितने का हो रहा है? 5000 यूनिट्स का हो रहा है। नाउ गवर्नमेंट, देखो जब मैंने बोला गवर्नमेंट तो मेरे को कोई कंसर्न नहीं है वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मेरे लिए गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि ये पैसा सरकार क्या करेगी। मेरे को तो बस यहाँ पे ये जस्टिफाई करना है, इस चीज की स्टडी करनी है कि ये पैसा जो बर्डन के फॉर्म में कंज्यूमर और बायर सेलर्स के ऊपर आने वाला है, उसकी वजह से उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो हमने यहाँ पे बोला नाउ गवर्नमेंट imposes quantity tax. Now the government imposes quantity tax of rupees t per unit. गवर्नमेंट कहती है जी मैं T रुपीज पर यूनिट का टैक्स लगाऊंगी। अब ये T रुपीज 10 रुपए भी हो सकते हैं, 5 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है, सरकार की अपनी मर्जी है जी, ठीक है। मान लेते हैं मैंने लेट कर लिया, मैंने कहा लेट सपोज सरकार ने कहा जी 10 रुपए का टैक्स लगाऊंगी पर यूनिट, 10 रुपए का टैक्स लगाऊंगी पर यूनिट। नाउ क्वेश्चन कहता है ऑन किससे टैक्स वसूलोगे? आप बायर से टैक्स वसूल करना चाहते हो या आप सेलर के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हो? गवर्नमेंट की चॉइस है। गवर्नमेंट की चॉइस है कि आप बायर के ऊपर टैक्स इंपोज करना चाहते हो या सेलर के ऊपर टैक्स इंपोज करना चाहते हैं। इट्स अ चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो बायर्स पे भी टैक्स लगा सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो सेलर्स के ऊपर भी टैक्स लगा सकती है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया आने वाला है दोस्त, आगे आने वाला 1.5 घंटा, 1.5 आवर, इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच के परे है। आप बड़े बड़े कॉलेजेस में होंगे, SRCC, LSR, हिंदू, हंसराज, वट एवर, ठीक है। तो लेकिन 1.5 घंटे बाद आपके नज़रिया कहानी अलग कुछ होगा, ठीक है, PMG के लिए। आई एश्योर दिस थिंग वेरी वेल, ठीक है। बस मेरी बात 1.5 घंटा सुनते चले जाना। 1.5 घंटे बाद जिसको लेक्चर लीव करना है वो कर नहीं पाएगा, मैं जानता हूँ। 1.5 घंटे बस मेरी बात सुनना, उस तक मेरी बात मान के लेक्चर में रहना। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ एक स्टूडेंट चाह के भी बाहर नहीं जा पाएगा। डेटा कार्ड खत्म हो जाए एक अलग बात है, वैसे नहीं जा पाएगा जी। अब हमको इस बात की स्टडी करनी है कि जब सरकार टैक्स लगाएगी तो बायर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर बायर्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो सेलर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर सेलर के ऊपर टैक्स लगेगा तो, राइट। हमें इस बात की स्टडी करनी है, ठीक है बेटा। और न्यूमेरिकल भी मैंने आज इसका कराना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हेडिंग में एक लिख रहा हूँ रफ रफ वर्क से मेरा मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा लेट द डिमांड कर्व बी, मैंने कहा एक डिमांड कर्व मैंने अज्यूम कर लिया। कहते क्या डिमांड कर्व है? मैंने कहा जी डिमांड कर्व मेरा क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 100 माइनस पी।
क्वांटिटी में और प्राइस में बेटा मैंने रिलेशनशिप इनवर्स रखा है, तो इसका सीधा इम्प्लीकेशन है कि मैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व की बात कर रहा हूँ। क्या डिमांड कर्व की कितनी इक्वेशन हो सकती है? काउंटलेस इक्वेशन, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। अभी तो मैं स्टार्टिंग में इजी रखने के लिए लीनियर डिमांड कर्व की बात कर रहा हूँ कि दोनों की डिग्री मेरी 1 1 लगी है। मैं यहाँ पे डिग्री 2 भी यूज कर सकता हूँ, पैराबोला भी लेके आऊंगा, क्यूबिक डिग्री भी लेके आऊंगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास एक लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। कहते हैं क्या हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं? यस, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो हमने यहाँ पे प्राइस लिखा, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड लिखा। बचपन में पढ़ा था ना, ऐसे एक बॉक्स बनाते थे ऐसे, यहाँ प्राइस है या क्वांटिटी है, अगर प्राइस की वैल्यू 0 है तो क्वांटिटी की वैल्यू 100 है, क्वांटिटी की वैल्यू 0 है तो प्राइस की वैल्यू 100 है। तो 100 के इंटरसेप्ट मार्क करे और उठा के मैंने एक अपना डिमांड का ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा जी ये मेरा 100 है और ये मेरा 100 है। अच्छा, इसकी मैं स्लोप अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, इफ आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द स्लोप, मेरी बात सुनिए। स्लोप का मतलब मेरा होता है dy बाई डी एक्स से। सुन लीजिए, इलास्टिसिटी एंड स्लोप आर टू डिफरेंट थिंग। मैं इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप से मेरा मतलब है dy बाई डी एक्स। y से क्या मतलब होता था? वेरिएबल विच इज ऑन दी y एक्सिस। और x से मेरा मतलब होता था वेरिएबल विच इज ऑन दी x एक्सिस। तो अगर मुझे इस डिमांड कर्व की स्लोप निकालनी है, आई वुड लाइक टू कैलकुलेट dp अपॉन में dqd। ये बात सबको समझ में आती है? अगर मैं इस डिमांड कर्व की स्लोप निकालना चाहूंगा, व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्लीज मेरे को ये बात अभी मत बोलिएगा कि सर हमने स्लोप का मतलब पढ़ा चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड आई नो दैट क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, वेयर प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इट बिलोंग्स टू डोमेन, इट बिलोंग्स टू रेंज, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक जमाने में अपनी जवानी के अंदर IITians को मैं मैथ्स पढ़ाया करता था फिजी के अंदर, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी मैं उस लेवल पे नहीं आना चाहता, ठीक है। अभी आप लोग सेमेस्टर 1 में, तो बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्लोप अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चे, मैंने कहा भाई डी क्यू, अगर मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे माइनस डी पी अपॉन में डी क्यू डी आ गया। तो डी पी अपॉन में डी क्यू डी अगर आप यहाँ से निकालोगे, इट विल बी -1। से यस और नो? तो इस डिमांड कर्व की जो स्लोप मुझे दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है? -1। एटलीस्ट से यस और नो यार। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो इस फंक्शन की स्लोप है -1 और इंटरसेप्ट दोनों इसके 100 लगे हुए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है जी। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन गाइस, प्लीज प्लीज ओपन योर वेबकैम्स। विदाउट ऑडियंस आई कांट टेक द लेक्चर। मेरा इतिहास आप पता कर सकते हो, आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स सिंस 2009। ठीक है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है DU के अंदर जहाँ पे मेरे पढ़ाए हुए टॉपर्स नहीं हो। और अब टॉपर्स छोड़ो, अब तो मैक्सिमम कॉलेजेस में 26 27 कॉलेजेस के अंदर मेरे पढ़ाए हुए लेक्चरार लगे हुए हैं। ठीक है, इतना पुराना हूँ मैं। ठीक है, नमन साहब सवाल कर सकते हैं। अरे बा डेरिवेटिव फिर समझा दो। डेरिवेटिव नहीं किए दोस्त, इसको डेरिवेशन मत बोलिए, सिंपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैथ था ना भाई 11 12 में नमन साहब, इको ऑनर्स की प्राइम कंडीशन है ये तो। इफ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू p, चेंज इन QD अपॉन में चेंज इन p इज इक्वल टू -1 आएगा। स्लोप क्या होती है? dp अपॉन में dq होती है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करोगे तो भी क्या आएगा मेरे पास? -1 आएगा। तो दिस इज स्लोप ऑफ दिस फंक्शन। गॉट इट नमन? हाँ सर। चलो, अब मैं यहाँ पे देखो कुछ लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। इफ गवर्नमेंट imposes quantity tax on buyer at the rate of ₹10 per unit। सरकार कहती है बायर को, भाई जितने भी यूनिट तू खरीदेगा ना आज के बाद, हम तेरे से हर यूनिट के बदले 10 रुपए का टैक्स लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी यूनिट्स आज के बाद बायर खरीदेगा, तो हर यूनिट के ऊपर उसको 10 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब मान लीजिए, लेट सपोज मैं एक बायर हूं, अभी फॉर एग्जांपल मैं किसी कमोडिटी के लिए 100 रुपए पे करता था, तो 10 रुपए टैक्स लगाऊंगा, तो मेरे लिए प्राइस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा बायर के लिए? से बढ़ जाएगा बढ़ प्राइस। जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना। तो प्राइस विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, प्राइस विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो न्यू डिमांड का आएगा, इसको मैं QD1 लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 100 माइनस
प्राइस के अंदर टैक्स रेट, इसको बोलते हैं टैक्स साइज। क्या बोलते हैं बेटा? टी इज द टैक्स साइज। कितने रुपए का साइज है? कहते हैं जी 10 रुपए का साइज है टैक्स का। ये ऐड हो जाएगा, QD1 इज इक्वल टू 100 माइनस प्राइस प्लस 10। ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा इट विल बी 100 माइनस पी माइनस 10, दैट कम्स टू QD1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस पी। तो दिस इज द न्यू डिमांड कर्व आफ्टर द टैक्सेशन, यस और नो? अगर इसको मैं डायग्राम पे प्लॉट करूंगा बेटा, तो इसको भी अगर आप देखेंगे, Q की वैल्यू P की वैल्यू 0 तो ये 90 है, 0 तो ये 90, ये 90 के इंटरसेप्ट पे लेके आएगा। और इसकी स्लोप अगर आप इवेल्युएट करोगे तो इसकी स्लोप भी कितनी आ रही है? -1 आ रही है। यू कैन कैलकुलेट। पुरानी डिमांड कर्व की स्लोप -1 थी, नई डिमांड कर्व की स्लोप भी -1 है। और पूरा हिंदुस्तान जानता है, और किसी किसी तो पाकिस्तानी को भी पता होगा कि भैया दो कर्व्स अगर लीनियर फंक्शंस की स्लोप अगर कौन सेम होती है तो दे टू कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना? तो यहाँ पे हम 90 के इंटरसेप्ट से क्या करेंगे जी, एक डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा ये 90 और ये 90। यहाँ तक कोई डाउट जी किसी को? आई एम आस्किंग गाइस, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। ये एक नाम आ रहा है SAS एंजल, SAS एंजल, प्लीज बोलिए मैम। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो P+T आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, वो जो सही सेलर प्राइस बढ़ा रहा है अपने टैक्स मेरी बात करने सुनिए, का, नहीं नहीं, उसके लिए मेरी बात सुनिए। सेलर ने नहीं कहा प्राइस बढ़ाने को, गवर्नमेंट ने बायर्स को बोला कि भैया आज के बाद जितने भी तू सामान खरीदेगा, जितने यूनिट्स तू खरीदेगा, बाजार में ट्रेड करेगा, हर यूनिट के ऊपर आपको टैक्स पे करना है ₹T पर यूनिट का। आपको याद दिलाता हूं, जब आप बचपन में थे अपने 11th क्लास में, आपने एक टॉपिक पढ़ा था डिमांड फंक्शन। सबसे पहले वर्ड था डिमांड फंक्शन। वहां लिखते थे क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। उसमें एक वर्ड आता था गवर्नमेंट पॉलिसी, याद आया? एक फैक्टर आता था क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी। कि इनमें से किसी में भी कोई चेंज आएगा तो डिमांड में बदला आएगा। तो उस समय तो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को थ्योरी में पढ़ के आए थे। आज गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई। पहले इस गुड के ऊपर टैक्स नहीं था और आज इस गुड के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया। तो इस गवर्नमेंट अगर अपने टैक्स को इंक्रीज करेगी तो डिमांड में क्या चेंज आएगा, वो हम डिमांड कर्व को चेंज करके बता रहे हैं। Because whenever the government imposes tax on the buyers, it will just like the increase in the price. प्राइस एक तरीके से बढ़ जाएगा, बिकॉज जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है इट्स लाइक अ कॉस्ट। वो कॉस्ट है ना। मान लो मैं पहले कोई कमोडिटी 70 रुपए की खरीदता था, 70 रुपए तो मैं पहले बायर को देता था, गवर्नमेंट थी नहीं। अब मुझे 70 रुपए फॉर एग्जाम्पल सेलर को भी देने हैं और कुछ पैसा मेरे को सरकार को भी देना है, तो मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई ना। तो मेरे लिए प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया है। तो उसकी वजह से मेरा डिमांड कर्व क्या करेगा? उसकी वजह से मेरा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है पैरेलल। तो जब भी बायर्स के ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा तो गवर्नमेंट बायर्स का जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है? विवेक जी आपका हैंड रेज्ड है, कैमरा ओपन नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा। प्लीज मुझे एक बात बताइए जी, यहाँ पे ये जो वर्टिकल गैप है, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया है, ये जो वर्टिकल गैप है ये कितने का? 10 का है। और ये सारा का सारा जो गैप होगा, ये सारा डिस्टेंस, ये सारा वर्टिकल डिस्टेंस, ये सारा कितना होगा जी? 10 होगा। बिकॉज दीज टू कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड बेसिकली ये क्या है? दिस इज अ टैक्स साइज। 10 इज व्हाट? टैक्स साइज। अगर मान लीजिए सरकार यहाँ पे 10 रुपए टैक्स लगा के 30 रुपए का टैक्स लगाती, तो यहाँ पे 30 लिख देते, तो यहाँ पे 70 आ जाता। तो ये कर्व शिफ्ट होके कितना आ जाता? 70 आ जाता। तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आता? 30 का आता। तो जब भी गवर्नमेंट बायर के ऊपर टैक्स लगाएगी तो बायर का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पैरेलल। और पुराने और नए डिमांड कर्व में जो वर्टिकल गैप होगा दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ टैक्स। ये बात सबको समझ में आती है जी? I'm repeating my यस सर। words again. I'm repeating my words Yes, again. sir. Listen to me very carefully, please. Whenever government imposes tax on the buyers, the demand curve of the buyers shifts leftward, parallel to old demand curve, and the vertical gap between the old and the new demand curve is nothing but the size of tax. Conditions apply, demand curve अगर linear है तो।
अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कहानी कुछ हो रहेगी, लेकिन अभी हम अपना स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स की बात करें। यहां तक की बात सबको समझ में आती है? प्लीज यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. आई नीड आंसर ऑफ एवरीबडी। यहां तक की बात सबको समझ में आती है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, चलो sir. चलो, यहां तक सबको समझ में आता है। अब थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैंने कहा लेट द सप्लाई कर्व बी क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 2p। ये बात बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं दैट जनरली सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए बच्चे? डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने प्राइस में और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप रखना है। आपको को कोफिशिएंट ऐड करना है नहीं करना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को प्राइस क्वांटिटी में क्या चाहिए? डायरेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। मैं अगर इसकी स्लोप यहाँ पे कैलकुलेट करूँ आप लोगों के लिए, देखना बच्चे बहुत ध्यान से। ये प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। ध्यान से देखिए प्लीज, लुक एट द स्क्रीन्स बिफोर स्टार्टिंग विद एवरीथिंग। यहाँ देखिए बेटा, अगर 45 डिग्री की कोई लाइन बनती है तो इसकी स्लोप 1 होती है, बोलो हाँ या ना? पता ना Yes, सबको, ये sir. एक्स Yes, इक्वल टू sir. वाई की लाइन है। Yes, sir. 1045 पहली बार पढ़ा होगा आपने, ये 11वीं क्लास के अंदर 10 अल्फा है ना स्लोप निकालने तरीका। तो हम इसको कहते हैं स्लोप इसकी 1 होती है। कोई भी लाइन इससे फ्लैटर होगी तो जैसे जैसे फ्लैट होता जा रहा है तो उसकी स्लोप क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और इससे स्टीप होगी तो उसकी स्लोप 1 से बढ़ती जाएगी। एग्री करते हैं ये बात? 45 डिग्री लाइन की स्लोप 1 होती है, जो लाइन इससे फ्लैट है उसकी 1 से कम होगी, जो इससे स्टीप है उसकी स्लोप 1 से ज्यादा होगी, ठीक है जी। अगर मैं इस फंक्शन की स्लोप की बात करूं तो इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में चेंज इन प्राइस इज व्हाट? 2। लेकिन स्लोप मेरे पास क्या है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब y का मतलब p है और x का मतलब क्वांटिटी है। तो dp अपॉन में dqs चाहिए, तो मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूं इसे। तो रेसिप्रोकल जैसे करूंगा इट विल बी हाफ। तो यानी कि सप्लाई कर्व जो बनने वाला है उसकी स्लोप आने वाली है हाफ। एग्री? सप्लाई कर्व जो आने वाला है उसकी स्लोप आने वाली हाफ, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इस बात Yes, को हम sir. चेक भी करते हैं। देखो हमें हमें पता लग गया कि ये 45 डिग्री की लाइन है, इसकी स्लोप 1 है, तो हाफ वाला स्लोप ऐसे आएगा इसके मिड से निकल के, तो इसकी स्लोप हाफ होगी। ये देखो हमारी मैथमेटिकल नॉलेज कहती है। लेकिन अगर हमें डायग्राम प्लॉट करना है रैंडमली, हम वैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर p की वैल्यू 0 है तो q भी 0 होगा, यानी एक पॉइंट तो उसका ओरिजिन आ ही गया। ये तो हमको दिख रहा है, एक पॉइंट ओरिजिन आ गया ना। और अगर p की वैल्यू 1 है तो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अगर प्राइस की वैल्यू मैंने कहा यहाँ 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। यानी ये वाला पॉइंट एक ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, ये सप्लाई कर बनेगा नहीं बनेगा बताइए? से यस और Yes, नो? sir. सप्लाई का बनेगा ना? Yes, और sir. ये बात तो आज पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इसलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ डॉट्स मार्क कर करके। ये हमारा स्टाइल नहीं है। हमारा स्टाइल है स्लोप कैलकुलेट की, स्लोप पता है हाफ, 45 डिग्री लाइन से फ्लैट मारो, खत्म कहानी। ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने इसको उठा के एक फंक्शन ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा भाई ये मेरा एक ओरिजिन से आ रही है लाइन, दिस इज द सप्लाई कर्व। चलो जी, यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है प्लीज। सर आपने इक्वेशन मैडम ऐसे आप डाउट नहीं पूछ सकते, आपको कैमरा ओपन करना पड़ेगा, हैंड रेस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपका नाम लूंगा तब आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। विवेक साहब हैंड रेस है बेटा, बट कैमरा ओपन जब तक नहीं होगा आई कांट एंटरटेन योर क्वेरीज। यार वेबकैम में प्रॉब्लम है, वो चलता नहीं है। बेटा वट एवर द रीजन इज देयर, विदाउट वेबकैम आई कांट एंटरटेन योर क्वेरीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। चलो आज पहली बार आप क्लास में, तो आज मैं एंटरटेन कर लेता हूँ, अगली बार से मैं विदाउट वेबकैम बिल्कुल भी क्वेरी एंटरटेन नहीं करता। ओके प्लीज सर, आस्क, ओके। फिर प्लीज इसमें आप पूछिए। सप्लाई कर को 2p और डिमांड कर को 100 माइनस p क्यों यूज कर रहे हो? ये मतलब इक्वेशन कहाँ से आई? ये मैंने लेट की है। आप कुछ भी नंबर लिख लो, मैं तो आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ बस। मतलब
डेटा कुछ भी ले सकते हैं, मतलब यू कैन टेक एनी डेटा, मैंने रैंडमली ये ले लिया, यू मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ इक्वेशन ना, कोई भी इक्वेशन ले लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। मुझे तो ये बताना है कि टैक्स लगने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, राइट। Yes, sir. बेटा आप सवाल पूछ सकते हैं। एक बच्ची है, नाम उसका शायद गलत लिखा हुआ है, प्रदीप गोयल नाम लिखा आ रहा है। यू कैन आस्क योर क्वेरी बच्ची, ओपन Same. वेबकैम एंड आस्क योर क्वेरी प्लीज। प्लीज बेटा आस्क योर क्वेरी। Sir, I also had same doubt. ओके ओके ओके, शुड आई प्रोसीड नाउ? एवरीबडी प्लीज रिवर्ट, शुड आई प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. देखिए दोस्त, Yes, मेरी एक sir. बात समझ लीजिए, सेमेस्टर 1 में स्टार्टिंग में आप है, बहुत लंबी जर्नी है, मास्टर्स तक मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद पीएचडी तक पढ़ाता हूँ। तो कभी ये फील नहीं होना चाहिए आपको, मैं ऑफलाइन के लिए भी आपको इनवाइट करूंगा, नॉर्थ कैंपस इनवाइट करूंगा ऑफलाइन क्लास के लिए, साउथ कैंपस इनवाइट करूंगा, आप आइएगा आराम से। लेकिन मेरी क्लास चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो इक्वली इफेक्टिव होनी चाहिए। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन अस कि सर ऑनलाइन थे तो हमें मजा नहीं आया या समझ कम आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितनी फ्रीडम मैं देता हूँ अपनी क्लास में कि आप मेरे से कॉन्वर्सेशन करिए, अपनी क्वेरीज को डायरेक्टली मुझसे पूछिए, आई डोंट थिंक कि इतना लिबर्टी कोई देगा। बस एक कंडीशन में लगा के चलता हूँ जो मेरे हिसाब से ठीक भी है, कि आपका कैमरा ओपन होना चाहिए और आप हैंड रेस। अच्छा, ऑफलाइन क्लास होती तो चलती क्लास में तो आप वहां भी नहीं बोलोगे ना, वहां पर भी बोलोगे ना, ऐसे हैंड रेस करोगे, सर आई हैव अ डाउट, तब मैं आपका नाम लूंगा क्लास के अंदर, तभी तो आप क्वेरी पूछेंगे। या मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ चलते चलते बोलेंगे ओ पीएमजी ओ भाई ये बता दो भाई, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, वहां पर भी एक डेकोरम आप मेंटेन करेंगे। तो सेम थिंग कम हेयर ओनली, वेरी ट्रू ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, तो अभी तक सरकार का इंटरवेंशन नहीं था, तो ये हमारा सप्लाई का बना हुआ था, कहते ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है अभी हम टैक्स लगाएंगे, मैं कहा लगा ले भाई। इफ गवर्नमेंट imposes quantity tax on seller at the rate of ₹10 per unit, बस सोच के जवाब देना है। देखिए, यू गाइज आर नॉट इलिटरेट और आपका बहुत अच्छा एक आईक्यू है, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने प्रीमियम यूनिवर्सिटी प्रीमियम कोर्स के अंदर है, ठीक है। जब कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगा था, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान लीजिए जब गवर्नमेंट नहीं थी, आप और मैं मार्केट में ट्रेड करते थे, आप बायर थे मैं सेलर था, ठीक है, आप बायर थे मैं सेलर था, हमारा आपस में जो प्राइस तय था वो 100 रुपए का प्राइस तय था। आपने 100 रुपए पर यूनिट मुझे दिए, मैं 100 रुपए जेब में रखे, आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। अगर गवर्नमेंट ने मेरे आपसे टैक्स मांगा, यू आर अ बायर, आपसे टैक्स मांगा, आपके लिए जो प्राइस है वो एक कॉस्ट का एलिमेंट है। तो आप 100 रुपए मेरे को दे रहे थे, अब आपको गवर्नमेंट को अलग से कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, तो योर प्राइस विल बी इंक्रीज। दैट्स व्हाई वी इंक्रीज टैक्स साइज इन द डिमांड कर्व, राइट। लेकिन इस बार सरकार कहती है कि हम जो टैक्स लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, सेलर पे लगाएंगे। आप और मैं दोनों मार्केट में ट्रेड कर रहे थे 100 रुपए के ऊपर, आपने मुझे 100 रुपए दिए, आप अपने घर चले गए, मैंने 100 रुपए जेब में रखे और मैं भी अपने घर जा रहा था। आवाज आई निर्मला सीता माता की, ओ बाबा कहाँ चलते हैं? मैं जी घर जा रहा हूँ। कहता क्यों घर जा रहे हो? मैंने कहा जी मैंने सामान बेचा बाजार में, अब मैं घर जा रहा हूँ। कहती लाओ जी मेरे को भी 10 रुपए यूनिट का टैक्स दे दो। गवर्नमेंट अगर सेलर से टैक्स मांगेगी तो मेरे पास जो 100 रुपए आपने दिए थे, जो प्राइस था, प्राइस एक्चुअली मेरे रेवेन्यू का एरिया है, मेरे लिए कॉस्ट नहीं है। बायर के लिए प्राइस इज अ कॉस्ट, बट फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स पार्ट ऑफ माई रेवेन्यू। तो अगर इस 100 रुपए में से कुछ पैसा मेरे को सरकार को देना पड़ेगा, 10 रुपए, तो मेरे लिए एक्चुअल प्राइस विच आई टेक हो वो कम होगा या बढ़ेगा, बताइए। Sir, कम कम होगा। होगा। कम होगा। कम सर होगा ना। कम होगा। इसीलिए जब सप्लाई कर्व के ऊपर टैक्सेस का इम्पैक्ट आता है, तो प्राइस के अंदर टैक्स रेट को, टैक्स साइज को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, डिमांड कर्व में ऐड किया जाता है। इस बात का याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि बायर्स के लिए टैक्स एक कॉस्ट है, वो इंक्रीज करता है। सेलर का रेवेन्यू कम कर रहा है, प्राइसेस को डिक्रीज कर रहा है टैक्स, क्योंकि अब उसके पास पैसा कम बचेगा जो उसने आपसे लिया। गॉट इट गाइस? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूँ, इट विल बी 2p, और टैक्स साइज मेरे पास कितना लगा हुआ है यहाँ पे, 10 रुपये लगा हुआ है ना, तो माइनस में 20 आ जाए, कुछ ऐसा ही, राइट। तो अगर Yes, sir. इसको अब मैं डायग्राम पे प्लॉट करूंगा, इफ आई पुट इट ऑन द डायग्राम, सबसे पहले तो इसकी स्लोप निकालते हैं। अच्छा, स्लोप निकालोगे तो क्या आएगी बताओ, डी क्यू एस अपॉन में सेम डी आएगी पी स्लोप। टू, रेसिप्रोकल करोगे तो स्लोप तो आपकी सेम आएगी जी। तो पैरेलल तो आने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं इसको प्लॉट करना स्टार्ट करूँ, इफ आई प्लॉट इट, ध्यान से देखना बच्चे, प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स। अगर प्राइस की वैल्यू 0 है, अगर प्राइस की वैल्यू 0 है तो क्वांटिटी कितनी है, -20। हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. प्राइस की वैल्यू 0 है तो क्वांटिटी कितनी है बेटा, -20 समवेयर हेयर। और अगर क्वांटिटी 0 है तो प्राइस की वैल्यू कितनी है, 10। Yes, sir. तो यानी कि यहां पर आएगा 10 और यहां पे आएगा -20। हम इसको यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, यस और नो। Yes, sir. Yes. तो इसको मैं हटा रहा हूं बिकॉज नेगेटिव सेक्शन में कभी दिखाते नहीं है, तो वो समझाने के लिए बस दिखा दिया मैंने इसको अल्टीमेटली रिमूव कर दिया जी। दिस इज माय न्यू सप्लाई कर, दोनों की स्लोप हमारी सेम है तो दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताना सोच के बड़ा ध्यान से, ये वर्टिकल गैप कितना है इन दोनों के बीच में, 10 Certain. का है। इट इज नथिंग बट द साइज ऑफ टैक्स। तो जब कंज्यूमर पे टैक्स लगा था, जब कंज्यूमर पे टैक्स लगा था तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था पैरेलल विद द साइज ऑफ टैक्स, उनका वर्टिकल गैप टैक्स साइज था। एंड सिमिलरली जब सेलर के ऊपर टैक्स लगाया गया तो सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, समझ रहे। तो सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, पुराने और नए सप्लाई कर्व में वर्टिकल गैप क्या आया बेटा, साइज ऑफ टैक्स। यहां तक की बात सबको समझ में आती है। Yes, sir. Yes, चलो sir. दिल थाम के बैठ जाओ, एक जबरदस्त कंसेप्ट आपको करा रहा हूं। अब इसको हाइब्रिड मोड पे लेके आ रहा हूं, देखिए। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज। ये बात जिसको समझ में आ गई उसके लिए क्लास पूरी वसूल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए दोस्त, मैं रैंडमली डेटा लिखता हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सर ये इक्वेशन को लिखिए, यू कैन टेक एनी इक्वेशन, मैं समझाने के लिए बस इजी करने के लिए लिखूं, अदरवाइज नथिंग मोर देन दैट। उसके अलावा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो मैंने कहा लेट द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व बी, क्वांटिटी डिमांडेड हमने निकाली, हमने कहा जी इट इज 90 माइनस प्राइस, एंड क्वांटिटी सप्लाइड हमने ऐसे सर क्या 2p ले, आप 4p 5p 6 कुछ ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो आपका मन, कोई भी इक्वेशन लिख लो, आप स्लोप में होना चाहिए। हमने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो करना क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये तो बचपन में आप पढ़ के आए हैं ना। इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी कैसे आएगा, डिमांड सप्लाई को इक्वेट करने का। हाँ जी, बचपन में किया नहीं किया ऐसा ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो जी हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हमने कहा जी एट इक्विलिब्रियम, देखो ये सिखाना मेरा काम नहीं है, ये बेसिक है, मेरा कहानी कुछ और आने वाली है। एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। डिमांड फंक्शन कितना है जी, 90 माइनस पी, एंड सप्लाई फंक्शन इज 2p, तो 90 इज इक्वल्स टू 3p। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो आपका आया दैट इज 30, और इस प्राइस को आप कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी क्वांटिटी 60 आएगी, और यहाँ पे 30 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी क्वांटिटी मेरी 60 आएगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो आया मेरा PE 30 आया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो आई 60 आई।
इस बात को मैंने क्या किया, डायग्राम पे प्लॉट भी करना है जी, देखना ध्यान से प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ मैंने लगाया जी प्राइस, यहाँ लगाया जी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। डिमांड कब 90 के इंटरसेप्ट पे ड्रॉ करा हुआ है जी, दिस इज 90, दिस इज 90। सप्लाई कब अभी हम देख के आए थे, तो हमें पता है थोड़ा फ्लैटर बनने वाला है, तो हमने कहा चलो जी फ्लैटर हमें ऐसे बनाए थे। हमने कहा जी ये हमारा सप्लाई कर्व है, और यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम आपने होल्ड करवाया है, इक्विलिब्रियम आपने होल्ड यहाँ करवाया है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस इज व्हाट, कितना है जी ये 30, 30. और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होल्ड हुई है वो हुई है 60। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, ये बेसिक था, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी लगाने वाले बीच में। यहां तक कोई डाउट किसी को प्लीज? नो सर। ये मेरा इनिशियल ऑप्टिमल चॉइस या इक्विलिब्रियम। नाउ लुक एट द स्क्रीन वेरी वेरी केयरफुली, स्टॉप राइटिंग, समय दूंगा लिखने का, पहले समझ लीजिए, बहुत टेक्निकल चीज है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, अगले 15 मिनट के लिए हर जने को अपना कैमरा ओपन करना है प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, एवरीबडी फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास प्लीज, एवरीवन मींस एवरीवन, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। government imposes quantity tax, government imposes quantity tax of rupees 12 per unit on buyers। सरकार ने 12 रुपए का टैक्स लगाया है, क्वांटिटी टैक्स, किस पर लगाया है, बायर्स पे, ठीक है। व्हाट विल बी implications, what will be the implications of this policy of government, this policy of government, discuss in detail, discuss in detail। Now stop writing, just look at the screens, amazing concept is just coming over here। सरकार ने टैक्स लगाया है, 12 रुपए यूनिट का लगाया है, बायर्स के ऊपर टैक्स लगाया है, ठीक है। मान लीजिए मैं सेलर हूं और आप बायर हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम आप सब मिलके कौन है, बायर्स, मैं और मेरे पीछे लोग सारे, हम सब मिलके कौन है, सेलर्स। अभी तक जब गवर्नमेंट नहीं थी हम लोग ट्रेड करते थे, कितनी क्वांटिटी का ट्रेड करते थे, 60 यूनिट्स का ट्रेड करते थे एट द रेट ऑफ 30 रुपीज ईच, टोटल 1800 रुपीज का ट्रेड बाजार में होता था। सरकार ने टैक्स किस पे लगाया, बायर पे, तुम पे लगाया। सरकार पैसा किससे मांग रही है, 12 रुपये यूनिट तुमसे मांगी, मैं खुश रहा हूँ, हाँ 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 हाँ, मैं कहा मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई कहता क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, कहता किससे पैसा मांगा टैक्स का, बायर से मांगा। किससे पैसा मांगा, बायर से। सेलर बड़ा खुश है। मैंने बोला, मैं कहा भाई ज्यादा खुश मत हो, कहते क्यों, कहते खुशी की बात है। मैं क्यों खुशी की बात है, कहता टैक्सेशन तो बायर पे लगा, तो तू टेंशन का बात को ले रहा है। मैं कहा रुक जा, तेरे पे भी अभी बम्बू आने वाला, टेंशन ना ले। देखिए कैसे आएगा, समझना, ये पूरी इकोनॉमिक्स की साइंस है, ठीक है, आप पैटर्न को समझना। देखिए ध्यान से, बहुत बहुत क्लियरली, ओल्ड डिमांड क्या थी जी, ओल्ड डिमांड बताना जरा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 90 माइनस पी था, बोलो हाँ। Yes, sir. आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद डिमांड फंक्शन बदल जाएगा, कहते 90 माइनस प्राइस में टैक्सेस प्लस करूं माइनस करूं, कहते प्लस करेंगे, कंज्यूमर के लिए तो टैक्स इज अ कॉस्ट, बढ़ रही है। कितने रुपए का लगाया भैया, कहता 12 रुपए का लग गया, तो प्राइस जमा 12, ब्रैकेट को ओपन किया तो कितना हो गया भैया, 78, एम आई राइट। Yes, sir.
इसको जब हम डायग्राम पे लेके जाएंगे 78 माइनस पी, पहली बात तो इसकी स्लोप -1 है, पुराने वाले की -1 थी, पैरेलल शिफ्टिंग देगा लेफ्टवर्ड, पैरेलल शिफ्टिंग देगा लेफ्टवर्ड, यस और नो? Yes, sir. तो ये 78 रुपीज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैंने डिमांड कर में क्या किया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लिया जी। नाउ ध्यान सुनना, इस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टेक्निकल भी है जी, समझने में टाइम भी लगता है। 78 रुपीज में ये आ गया। पुराने और नए, ये देखिए, ये पुराने और नए डिमांड कर में जो वर्टिकल गैप आ रहा है कितने रुपए का, 12 रुपए का है। दिस इज व्हाट साइज ऑफ टैक्स, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. आज मार्केट में जिस प्राइस पे बायर और सेलर्स आपस में ट्रेड करेंगे, वो प्राइस क्या होने वाला है, वो ये वाला इक्विलिब्रियम आएगा। यस और नो? दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम, द न्यू डिमांड कर्व विल इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व, वी हैव टू फाइंड इट। Yes, sir. मैंने कहा जी हमें अब इसको कैलकुलेट करना है कि अभी कितनी क्वांटिटी है, ये कैलकुलेट करना है, और ये कितना प्राइस है। आज बायर्स और सेलर इस प्राइस के ऊपर आपस में ट्रेड करेंगे। मैंने कहा ओके वी विल डू इट। हमने कहा न्यू इक्विलिब्रियम, और यू कैन से नाउ व्हाट वी हैव टू डू, न्यू डिमांड फंक्शन को इक्वेट करना है पुराने सप्लाई फंक्शन के साथ। न्यू डिमांड फंक्शन क्या है, 78 माइनस पी, और सप्लाई फंक्शन क्या था जी, 2p। तो 78 इज इक्वल टू 3p। तो जरा 78 को डिवाइड करना भैया 3 से, कितना आता है, 26. 26 आता है। तो प्राइस 26 है। अब मेरी एक बात सुनना बहुत ध्यान से प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप और मैं, आपका मतलब बायर, मेरा मतलब सेलर, जब टैक्स नहीं थे हम कितने रुपए में ट्रेड करते थे? 30. 30 रुपए, 30 में। सरकार ने मेरे से तो टैक्स कभी मांगा ही नहीं, टैक्स किससे मांगा, बायर से। लेकिन जब बायर से टैक्स मांगा गया, बायर्स का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और मार्केट प्राइस गिर गया। मार्केट प्राइस गिर गया, कितने रुपए गिर गया, 30 से कम हो गया, 26 आ गया। तो आज आप और मैं जो आपस में ट्रेड करेंगे वो कितने रुपए पे करेंगे, 26 रुपए पे, 26 पे. 26 में। तो जो मैं खुश हो रहा था, ही कर रहा था कि मेरे पे तो फर्क नहीं पड़ेगा भैया, 4 रुपए का बर्डन तो मेरे पे भी आ गया। सरकार ने नहीं मांगा मेरे से, सरकार ने मांगा बायर से, लेकिन टैक्स लगने की वजह से बायर्स का डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया, उसकी वजह से मार्केट प्राइस गिर गया, मार्केट प्राइस 26 रुपए हो गया। तो जितना ये डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस आया, ये अल्टीमेटली किसका नुकसान हुआ है, ये बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, सेलर के ऊपर, 4 रुपए का। समझ में आई कहानी? तो आज आपका और मेरा ट्रेड हुआ 26 रुपए में, आपसे मैंने 26 रुपए लिए, मैं अपने घर जा ला गया। तुम भी मेरे को 26 रुपए दे के अपने घर जा रहे थे, तुमको आवाज आई सीता माता की, ओ बाबा कहाँ चलते बने? कहते जी 26 रुपए दे दिए हमने सेलर को, अब हम घर जा रहे हैं। कहते अच्छा, 26 रुपए तुमने सेलर को दिए हैं, और ये जो 12 रुपए मैंने तुमसे मांगे थे वो कौन देगा? तो 12 रुपए अब तुम सरकार को भी दोगे। तो 26 रुपए तुमने मुझे दिए, 12 रुपए जब तुम सरकार को दोगे तो तुम्हारा टोटल कितना आएगा, 26 प्लस 12, 38। बोलो हाँ। Yes, Yes, sir. sir. तो आपके लिए 26 रुपए मुझे आपने दिए, और 12 रुपए आपने सरकार को दिए, तो योर टोटल इज 38। तो आज आपको हर यूनिट कितने की पड़ेगी, 38 की पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पहले कितने की पड़ती थी, 30 की। अब 30. कितने की पड़ेगी, 38 की। तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कितना आया, 8 रुपीज का। आपके ऊपर बर्डन कितना आया, 8 रुपीज का। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? मेरे पे कितना बर्डन आया था सेलर पे, 4 रुपीज का। तो टोटल 12 रुपए का टैक्स लगा, 8 रुपए का बर्डन आपके ऊपर आया, 4 रुपए का बर्डन मेरे पे आया, टोटल 12 रुपए का। इस तरीके से बर्डन हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों पे दिमाग में ना क्वेश्चन मार्क लग गया कि सर पता है बायर के ऊपर बर्डन ज्यादा क्यों आया? मैंने कहा क्यों ज्यादा आया बायर के ऊपर, क्योंकि उनसे मांगा था टैक्स। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। किसके ऊपर बर्डन ज्यादा आएगा, किसके ऊपर बर्डन कम आएगा, ये किसी चीज पर डिपेंड करता है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
बर्डन जो भी टैक्स का होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, इररिस्पेक्टिव कि वो टैक्स किसके ऊपर लगा है, वो मैटर नहीं करता। टैक्स किसके ऊपर लगा है वो मैटर नहीं करता, मैटर कुछ और करता है। फिलहाल इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन में क्या करूंगा, सेलर पे लगा के दिखाऊंगा, रिजल्ट्स एकदम सेम आएंगे। ठीक है, पहले एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो जी, अब जो न्यू प्राइस आया है, अब यहां पे दो टर्म आती है मेरे पास, एक हम बोलते हैं पीबी और एक बोलते हैं, देखो सुनो ध्यान से, एक टर्म होती है पीबी और एक टर्म होती है पीएस। प्राइस, पीएस का मतलब प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर, पीबी मतलब प्राइस पेड बाय बायर। पहले तो सेम था 30-30 जब सरकार नहीं थी, आज फर्क है। व्हाट इज द प्राइस पेड बाय बायर, हमारे एग्जांपल में 38। व्हाट इज द प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर 26। बीच में 12 रुपए कहां गए, सीता माता के पास। सीता माता स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट। समझ में आती दोस्त कहानी? तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो आया है, दिस इज नथिंग बट द प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर। इस प्राइस पे मैं फ्री हो गया। बट व्हाट इज द प्राइस ऑफ बायर, व्हाट इज द प्राइस पेड बाय द बायर, जितना पैसा आपने मुझे दिया वो प्लस सरकार को तो दोगे, तो 26 रुपए मुझे दिया, 12 रुपए सरकार को दोगे, तो योर प्राइस विल बी 38। गॉट इट? यस सर। यस सर। डायग्राम पे इसको अगर मैं ले चलूं तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो नया इक्विलिब्रियम आया है, यहां पर जो सेटलमेंट हुई है वो 26 रुपए में हुई है। 26 क्या था, ये प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर। इसमें मुझे कितने रुपए जोड़ने हैं आप 26 रुपए में? साइज ऑफ टैक्स 12 रुपए जोड़ने हैं जोड़ने, बताइए। यस सर। जोड़ना है। इसकी वर्टिकल गैप क्या है, ये 12 रुपए तो है साइज ऑफ सर। टैक्स। यस सर। अब एक बात सुनना, में एक लाइन मार्क करो, ध्यान से देखना। इस इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो वर्टिकल गैप है, ये क्या है, ये साइज ऑफ टैक्स नहीं है क्या? ये जो लाइन दिख रही है बेटा ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ करी है, वर्टिकल लाइन, दिस वन, ये साइज ऑफ टैक्स है। यस सर। मतलब इसका नीचे वाला हिस्सा अगर 26 है और इसकी खुद की लेंथ 12 है, तो इसका ऊपर वाला पॉइंट ऑटोमेटिक बताओ 38 होगा या नहीं होगा? Yes. भाई एक चीज का साइज 12 है, नीचे का वैल्यू 26 है, तो ऊपर का वैल्यू 38 होगा ना? ये समझे? यस सर। तो नाउ दिस इज 38। 38 क्या है, ये प्राइस एक्चुअली पेड बाय द बायर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। पहले बायर देता था 30 रुपए, अब देने पड़ रहे हैं 38 रुपए। तो ऊपर का ये जो आया, व्हाट इज दिस, दिस इज बायर्स बर्डन ऑफ टैक्स। सेलर को पहले 30 रुपए मिलते थे, अब 26 रुपए मिलते हैं, तो नीचे वाला ये क्या हो गया, सेलर्स बर्डन। तो डाउट है किसी को, आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। और ये क्वांटिटी कितनी आएगी, ये कैसे निकालेंगे? या तो आप एक काम कर दो, आप मैथ जानते हैं, कि 26 रुपए का जो प्राइस था इसको पुट कर दो कहां पर, नए वाले डिमांड कर में या पुरानी सप्लाई कर में, एक ही बात है। हाँ जी यार, एक्स, ये वाली वैल्यू 26 है ना, इसको पुट करना है यहां पर। ये सप्लाई पुरानी वाली भी है और डिमांड नई वाली, किसी पुट कर दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सर 26 यहाँ पुट कर दोगे कितनी, 52 हो जाएगा ना? तो अब जो क्वांटिटी जो Yes. ट्रेड होती है, दिस इज द न्यू क्वांटिटी Q1 विच इज 52 यूनिट्स। अब बाजार में 60 यूनिट्स का ट्रेड ही नहीं होता है, ट्रेड ही सिर्फ 52 यूनिट्स का होता है। अब ध्यान सुनिए, बायर का प्राइस 38, सेलर का प्राइस 26, बायर का जो बर्डन आया वो कितना आया, 8 रुपए पर यूनिट, और सेलर का जो बर्डन आया वो आया 4 रुपए यूनिट। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसी क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करूंगा। एंड डाउट स्टिल हियर, से यस और नो? नो सर। So, नो सर।
चलिए जी, अब मैं इसी सेम क्वेश्चन को यहां से कॉपी कर दे रहा हूं। मैंने सेम क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर दिया, नाम दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। देखो डिफरेंस क्या आएगा, सबको सेम सेम सेम, बस मैंने यहाँ पे ये बायर्स का हटा करके क्या वर्ड लिख दिया जी, सेलर्स। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कॉपी पेस्ट है। इस बार जो टैक्स लगाया है सरकार ने वो किस पे लगाया है जी, सेलर्स पे लगाया, बाकी सब कुछ सेम। फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन तुम कॉपी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, फर्स्ट पार्ट तो सेम ही था टैक्स से पहले वाला, तो हमने उठा लिया पूरा का पूरा, कॉपी कर दिया यहाँ से, मैं कहा ये रहा भैया सॉल्यूशन, कॉपी कर लिया जी। तो दिक्कत है यहाँ तक किसी को, डायग्राम बना लेते, डायग्राम भी बिना विदाउट टैक्स और डायग्राम तो सेम ही आने वाले हैं, फर्स्ट इनिशियल पार्ट। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये 90 है जी, ये सप्लाई कर्व है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है। कितने यूनिट्स पे था जी इनिशियल इक्विलिब्रियम, 60, और इनिशियल प्राइस कितना था बच्चे मेरे पास, 30। तो दिक्कत, इस बार टैक्स किसके ऊपर लगने वाला, बस ये बताई दो मेरे को, किस पे लगना भाई टैक्स, सेलर्स सेलर्स Sellers. सेलर्स पे। सेलर्स पे। तो इस बार बायर, तुम बड़े खुश हो रहे हो, मैं कहा अभी रुक जा, खुश मत हो, अभी तेरे पे भी इम्पैक्ट आएगा। ओल्ड सप्लाई क्या थी जी, ओल्ड सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू 2p। न्यू सप्लाई फंक्शन बताइए क्या होगा, टैक्स का अमाउंट इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, बस इतना बता दो पहले तो मेरे को। माइनस। Minus. माइनस होगा, ठीक है जी। कितना है जी, 12 रुपए का टैक्स सरकार ने मांगा है, तो 2p माइनस 24। अगर क्वांटिटी 0 है, प्राइस कितना होएगा, 12। क्वांटिटी अगर 0 है, प्राइस कितना होगा, 12 होगा नहीं होगा। यस सर। यस सर तो सप्लाई का लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और पुराने और नए सप्लाई कर में जो वर्टिकल गैप आएगा वो कितना आएगा जी, 12 का। देखो पहले ये था, अब ये 12 का गैप लगे टैक्स साइज। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट जी। नो सर। नो सर अब मेरी बात सुनिए, जब सरकार ने सेलर के ऊपर टैक्स लगाया, सब सेलर ने अपनी सप्लाई कम कर दी, सप्लाई का लेफ्ट शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से मार्केट क्लियरिंग प्राइस जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से मार्केट क्लियरिंग प्राइस बढ़ गया। आज आपका और मेरा ट्रेड इस प्राइस पे होगा या नहीं होगा बताइए, ये प्राइस कैसे यस सर निकलेगा, जब न्यू सप्लाई कर्व पुराने डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम ना, डिमांड का पुराना है, सप्लाई कर्व नया आ गया। सप्लाई कर्व क्या है, 2p माइनस 24, और डिमांड क्या थी जी मेरे पास, 90 माइनस p। जरा p की वैल्यू बताना कितनी आती है दोस्त, यहाँ पे कहीं 38 तो नहीं आ रही, मैंने सॉल्व नहीं किया ये मेरे कॉन्सेप्ट से, प्लीज डू सॉल्व। 90 जमा 24 भाग 38 ही तो आ गई। 38 है। आज आपका मेरा जो ट्रेड होगा वो कितने रुपए पे होगा, 38 पे होगा। यस मार्केट सर प्राइस, आज Yes, sir. मार्केट प्राइस कितना हो गया, 38 हो गया नहीं हो गया। पहले एज अ बायर तुम कितने रुपए देते थे, 30। सरकार ने टैक्स मांगा मुझसे, सेलर से, मैंने अपनी सप्लाई कम करके सप्लाई का लेफ्ट शिफ्ट करके, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस बढ़ के 30 से बढ़ के 38 आ गया। ये 8 रुपए का बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा भाई। तुम खुश हो रहे थे ना, टैक्स तो सेलर पे लगा है, बर्डन तेरे पे भी आया, समझे मेरी बात को। यस सर तो ये प्राइस पे कौन फ्री हो जाएगा,
प्राइस ऑफ बायर है। तुमने मेरे को 38 रुपए दिए, तुम अपने घर चले गए, मैंने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, मेरे को आवाज आई, ओ बाबा सीता माता की आवाज आती है, कहाँ चल दिए? मैं कहा रुक जा बाबा, तेरे 12 रुपए भी देते हैं। तो 38 रुपए तुमने मुझको दिए, उसमें से 12 रुपए में सरकार को देगा, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 26। तुमसे 38 रुपए मैंने लिए, उसमें से 12 रुपए सीता माता को दे दूंगा। सीता माता स्टैंड फॉर दी निर्मला सीतारमन की बात करता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर कहता हूँ। तो सरकार को मैं 12 रुपए यूनिट का टैक्स दे दूंगा, तो व्हाट अमाउंट आई लेफ्ट? जस्ट 26 रुपीज। तो मुझे इस 38 रुपए में से 12 रुपए कम करने, कहता हाँ 12 रुपए क्या है, ये जो गैप है ये क्या है, ये 12 रुपए है या नहीं है बताइए? Yes, sir. तो मैंने ये 12 रुपए का गैप कम कर दिया, देखो ना, ये जो है ये 12 रुपए है, तो मैंने नीचे वाली लाइन मार दी यहाँ पे। मैं कहा भैया ये 12 रुपए है, 12 रुपए कम कर दिए, 26 आ गया। दिस इज द एक्चुअल प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर। और ये क्या था? ये टैक्स साइज था। तो यहां पर भी आप देखोगे तो बायर्स पे कितना बर्डन आया? 8 रुपए का। और सेलर पे कितना बर्डन आया? 4 रुपए का। तो दिस इज द प्राइस पेड बाय द बायर। तो सेलर का प्राइस कैसे आएगा? जो पैसा तुमसे मैंने लिया है सरकार को, उसमें से पे करूंगा भैया। 38 में से 12 पे किया, 26 रह गया मेरे पास। ऊपर के सवाल में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, 8 रुपए किसको बियर करना पड़ा था? बायर को। 4 रुपए किसको बियर करना पड़ा था? सेलर को। टैक्स किस पे लगा था? बायर पे। उसी क्वेश्चन पे जब मैंने टैक्स लगा दिया किसके ऊपर? सेलर पे, रिजल्ट्स सेम रहे या अलग हो गए? बताइए। रिजल्ट्स आर द सेम। Same. तो यानी ये बात कई दिमाग में बिठा लीजिए, टैक्स का बर्डन बायर और सेलर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि टैक्स किसके ऊपर लगा है। टैक्स तो तुम्हारे पे लगा के देखा तब भी वो रिजल्ट आया, मेरे पे लगा के देखा तब भी वो रिजल्ट आया। तो ये किसी और चीज पे डिपेंड करता है। बर्डन किस पे ज्यादा आएगा, किस पे कम आएगा, ये किसी और चीज पे डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि किसके ऊपर टैक्स लगा है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? So now I am giving a statement here. Listen to it very carefully. सॉरी यार, थोड़ा वेदर चेंज है, बुढ़ापा आ गया, मतलब थोड़ा ओल्ड एज। और 2-3 साल बचे फिर रिटायरमेंट है बस। Whenever government imposes quantity tax, listen to me. Whenever government imposes quantity tax, either on buyer or on seller, the burden of tax will be distributed among the buyers and sellers. और किस पर कितना बर्डन आएगा वो किसी और चीज पे डिपेंड करता है, वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि किसके ऊपर लगा था। ये बात याद रहेगी जी? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो दोस्त, जब इस टॉपिक को बाकी कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली पढ़ाएंगे, जब कॉलेजेस में टॉपिक पढ़ाते हैं ना, वो क्या करते हैं? पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, बाद में उनका मन करता है तो न्यूमेरिकल कराते हैं, वरना नहीं कराते। मेरा सिस्टम अलग है, मैं पहले न्यूमेरिकल कराता हूँ, थ्योरी पढ़ाऊंगा इस टॉपिक की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब आपको ज्यादा अच्छी समझ में आ, ग्रिप बन जाएगी आपकी इसके ऊपर। लुक एट द स्क्रीन भैया, जिसको यहां तक समझ में आ गया ना, एक बार अपने कैमरा ओपन करके इस बात का प्रूफ दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया। चलिए जल्दी से, आई एम वेटिंग गाइस। आई एम वेटिंग गाइस, ओपन वेबकैम्स। इफ अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज अपना वेबकैम्स ओपन करिए प्लीज। Anybody here from DRC? Anyone here from DRC? Anyone here from DRC? दौलत राम कॉलेज से है कोई? No one? वंशिका जी, anyone else? मैडम आपके कॉलेज में एडमिशन लिया है मैंने सेमेस्टर 1 में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया मैंने अभी। आई हैव टू लर्न जर्मन बेसिकली।
मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जर्मनी में, तो उसके लिए मेरे को जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। तो आपके कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, कमिंग ट्यूसडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आई विल बी देयर इन कॉलेज एज अ स्टूडेंट फॉर टू लर्न जर्मन। अब लोगों को लग रहा है कि डीआरसी कॉलेज तो गर्ल्स कॉलेज है, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन कैसे होगा? नहीं, लैंग्वेज कोर्सेज के लिए बॉयज कैन ऑल्सो अप्लाई। चलिए जी, कंसेप्ट सुनना जरा, कंसेप्ट क्या है? इश्कीरत कौर जी सवाल कर सकते हैं बेटा। सर एक बार आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो फिर से? थैंक यू। यति जी को डाउट यहाँ तक? जानवी, यश, कार्तिक? हाँ जी, इश्कीरत बोल बेटा। यस सर, बस थैंक यू। ठीक है, यश साहब सवाल कर सकते हैं। सर तो जो टैक्स रेट होता है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में मतलब कोई पर्टिकुलर रेशो के हिसाब से डिसाइड होता है या हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग होता है? एक चीज पे डिपेंड करता है, मैं बता देता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जो इलास्टिसिटी का रेशियो होता है उसी रेशियो में ये बढ़ता है। मेरे को बताना नहीं था, अभी तूने पूछ लिया तो मेरे को बता दिया, लेकिन अभी थोड़ा रुक के बताना था मैंने ये चीज। एंड आई विल प्रूव इट, आई हैव अ डेरिवेशन फॉर इट। डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर एग्जाम्स बिकॉज वहां पे न्यूमेरिकल के अंदर जो, लेकिन वैसे सिखा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। ओके इतने बड़े क्वेश्चन ही होंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ एक बात का, आज की क्लास जब खत्म होगी तो आप इस बात को रियलाइज करना, बाकी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 30 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 30 मिनट्स में। और मेरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स, यस। आई हैव अ ट्रिक, आई हैव अ शॉर्टकट्स, बिकॉज मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ एंट्रेंसेस के लिए। तो प्रेजेंटेशन नहीं सिखा सकता, प्रेजेंट करने में आपको भी 30 मिनट्स लगेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यू जस्ट नीड 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो कहता है उसका क्या फायदा सर, जब लिखना 30 मिनट ही है, एटलीस्ट आपका आंसर क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ मेरा कैलकुलेशन ठीक है, कोई गलती तो नहीं मैंने करी। खाली प्रेजेंट, अच्छा एक बात, आंसर क्वेश्चन को देखा, घूरा, आंसर आ गया। अब तो लिखना बचा ना, गधे वाला काम तो लिख देंगे। अच्छा स्मार्ट वर्क तो हम कर ही चुके 10 सेकेंड में। अब यहाँ देखना बच्चे ध्यान से एक बार। यति जी सवाल कर सकते हैं। सर IMI में मोस्ट हमें कहा गया था कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, मोस्टली लाइक 80% न्यूमेरिकल्स होंगे। तो सर फिर थ्योरी आती है थोड़ी सी? मैम, न्यूमेरिकल्स का मतलब, ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इसको न्यूमेरिकल मत मानिए, ये कंसेप्ट है। जब मैं बोलूंगा थ्योरी, तो थ्योरी का मतलब ऐसी थ्योरी नहीं आती, राइट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, ये ऐसी थ्योरी नहीं आती हमारे पास। हमारे पास जब क्वेश्चन, मैं बोलूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उसमें भी क्या होता है, उस टॉपिक को हमें एनालाइज करना है, उसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन देनी है, जो आप याद नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं थ्योरी क्वेश्चन। ओके सर। यहाँ पे देर इज नॉट, मैं आपको मैनक्यू की बुक दे देता हूँ, मैडम ये बुक ले लो और जाओ पेपर दे के आओ, एक नंबर भी नहीं आएगा। यस सर। समझ गए? 90 में से एक भी नंबर नहीं लेके आ सकते, बुक रख के पेपर दोगे तब भी नहीं आएगा, अनटिल अनलेस यू हैव अ नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट। देयर इज नथिंग लाइक कि यहाँ से कॉपी याद करके यहाँ पे पेस्ट कर दे, ऐसा कोई सवाल, जस्ट ट्वेल्थ जैसा कुछ नहीं है। ट्वेल्थ में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे ना, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नथिंग। ठीक है जी, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? 10,000 रुपीज कैश प्राइस, कितने रुपए? 10,000 रुपए कैश प्राइस पूछूंगा, और कहता हूं एआई का यूज कर लेना, चलो एआई का यूज कर लेना, फिर भी जो सही जवाब देगा तो 10,000 रुपए कैश प्राइस, और आज ही पूछूंगा। आराम से एआई का यूज करना, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, आइए तो पढ़ते रहिए आराम से पहले। अच्छा ध्यान से प्लीज देखिएगा, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई। बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना है, मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन वन गो ओनली। इट्स द इक्विलिब्रियम प्राइस,
दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है जी। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस इंपोज नहीं करे हैं, राइट। इस डायग्राम को मुझे 3 बार कॉपी करने दीजिए। हम्म Look at the screens. Please, everybody just look at the screens. It's a humble request. Very, very important topic. टैक्स लगाया बायर्स, बेटा बायर्स वर्ड बोले, कंज्यूमर्स बोले, डिमांडर्स बोले, जो डिमांड करते हैं, एक ही मतलब। ठीक है, एट द रेट ऑफ टी पर यूनिट। टैक्स लगाया बायर्स, कंज्यूमर, डिमांडर्स, कोई भी वर्ड बोले। बताइए कौन सा कर्व शिफ्ट होता है? डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व? डिमांड पर। डिमांड कर्व लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। 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 पैरेलल शिफ्ट होगा। Yes. यस Yes, sir. सर। कितने मैग्नीट्यूड से शिफ्ट होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ टैक्स। Yes, यस sir. डिपेंड्स सर। अपॉन द साइज ऑफ टैक्स। तो मैंने रैंडमली यहाँ पे ऐसे एक पैरेलल शिफ्टिंग दे दी। मैं कहा ये नया डिमांड कर्व है। जो नया ये इक्विलिब्रियम आएगा वो ये वाला आएगा जी। ये न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, यस और नो? Yes, sir. जब कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्स लगाया गया तो कंज्यूमर्स की डिमांड कम हो गई, कंज्यूमर्स का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और प्राइस बाजार में गिर गया, राइट। आज Yes, sir. बायर्स और सेलर्स इस प्राइस पे ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? Yes. ये प्राइस होता है प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर। इतना पैसा आपने मुझे दे दिया, सेलर को दे दिया, मैं अपने घर गया, लेकिन आपको क्या गुड सच में इतने का पड़ेगा? नहीं, अभी आपको टैक्स सरकार को भी देना है। तो यू विल ऐड द टैक्स साइज इन दिस प्राइस ऑफ द सेलर। एंड व्हाट इज द टैक्स साइज? द वर्टिकल गैप बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू डिमांड कर्व। दिस इज द टैक्स साइज ना। अब देखा, पहले दिख नहीं रहा था, पतला था, अब थोड़ा मोटा कर दिया इसको हमने। ये जो टैक्स साइज था आपका, जो टैक्स साइज था आपका, अब आप क्या करेंगे? दिस विल बिकम द प्राइस ऑफ द बायर। भाई आपने इसके अंदर टैक्स साइज जोड़ दिया तो आपको इतना पे करना पड़ा टोटल मिला के, यस और नो? अरे हमारे Yes, sir. एग्जाम्पल में याद करो ना, ये 30 रुपए है, ये 26 रुपए है और ये 38 रुपए है। यस सर। तो ये ऊपर का आ गया जी बीबी। बीबी का मतलब बायर्स बर्डन। पेपर मत लिखना, ये मेरा स्टाइल है। बीबी, बीबी स्टैंड फॉर द बायर्स बर्डन। ठीक है। और नीचे वाला क्या है जी? एसबी, सेलर्स बर्डन। और ये मेरी न्यू क्वांटिटी है जी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, जो sir. मैं नो सर। न्यूमेरिकल में किया वही मैंने विदाउट डेटा कर दिया। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, अगर मैं आपको न्यूमेरिकल ना कराता, सीधा ये डायग्राम बना के दिखाता, आप समझ पाते? द आंसर इज नो। अगर मैं विदाउट डेटा, विदाउट न्यूमेरिकल डेटा, सीधा आपको ये डायग्राम सिखाता तो आपको समझने में प्रॉब्लम, मुश्किल होती। इसलिए मैंने पहले उसको डेटा से पढ़ाया, बाद में उसका कंसेप्ट बताया। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंसेप्ट। किसी कंसेप्ट में डेटा पहले कराता हूँ, किसी कंसेप्ट का डायग्राम पहले कराता हूँ, किसी कंसेप्ट का थियरी पहले पढ़ाता हूँ। वो मेरा अपना कॉल है, मुझे पता है कि किस चीज को स्टार्ट करने से हम टॉपिक जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए मैं उस कंटिन्यूशन में चलता हूँ। समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट है किसी को? प्लीज से यस और नो। No, sir. चलिए, No, sir. सेकंड डायग्राम आया जी। अब हम कहते हैं टैक्स लगाना है, टैक्स ऑन सेलर्स, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, जो मर्जी नाम देखो, एट द रेट ऑफ टी पर यूनिट। बताइए कौन सा कर्व शिफ्ट होगा? कैमराज ऑन प्लीज, कैमराज ऑन, एवरीबॉडी प्लीज वेबकैम ऑन करिए।
सप्लाई वाला सप्लाई सप्लाई पर का शिफ्ट होगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट में होगा जी। चलो जी, हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया। ये पुराने और नए सप्लाई कर्व का वर्टिकल गैप क्या होगा? टैक्स साइज होगा जी, मानते हैं। आज हमारा जो ट्रेड होगा आपस में वो इस प्राइस पर होगा। बोलते रहिए साथ साथ, यस और नो। यस सर। इस प्राइस पे आप मैं आपस में ट्रेड करते हैं। इस प्राइस को आपने मुझे दिया, मैंने रिसीव करा। यहाँ पे फ्री कौन हो गया? आप फ्री हो गए, मैं फ्री हो गया, आप फ्री हो गए। आपने इतना पैसा मुझे दिया और आप फ्री। ये पैसा सारा मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें से पहले मेरे को सरकार को भी तो देना पड़ेगा। तो मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा भैया? इसका जो गैप है इसको लेस करना पड़ेगा। दिस इज द टैक्स साइज। तो व्हाट आई हैव लेफ्ट, दिस मच। ऊपर वाला क्या हो गया? बायर्स बर्डन। और नीचे वाला क्या हो गया? सेलर्स बर्डन। गुड आउट। और ये मेरी नई क्वांटिटी आ गई, विच इज Q1। यहां तक को डाउट है प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जरा मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, उसको बोलने से पहले डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। प्लीज लुक एट द स्क्रीन, जस्ट लुक एट डायग्राम। ये मेरा इनिशियल डिमांड कर्व था, ये मेरा इनिशियल सप्लाई कर्व था, ये इक्विलिब्रियम था, और ये क्वांटिटी थी। बोलो हाँ या ना। यस सर। जब टैक्स लगा तो हुआ क्या? न्यू क्वांटिटी जो है, ध्यान से कि जो न्यू क्वांटिटी है, पुराने वाले सप्लाई कर में और नए पुराने वाले, पुराना सप्लाई पुराना डिमांड, नई क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग पुराने सप्लाई डिमांड में वर्टिकल गैप आया। बोलो हाँ या ना। यस सर। और वो Yes. गैप क्या था? साइज ऑफ टैक्स। गॉट इट? यस सर। अगले डायग्राम पे ले जा रहा हूं, सेलर वाले पे। ये पुराना डिमांड कर्व, पुराना सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता था यहाँ पे, ये पुरानी क्वांटिटी थी। जो न्यू क्वांटिटी है यानी Q1, उस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंगली पुराने डिमांड सप्लाई में वर्टिकल गैप आया। और वो साइज क्या था? साइज ऑफ टैक्स। यस और नो? बोलो हाँ। Yes. यस सर। नाउ दिस इज डायग्राम। ध्यान से देखना बच्चे, रिपीट नहीं करूंगा, एक बार प्लीज। नाम होती है टैक्स वेज। बेसिकली साइज ऑफ टैक्स को टैक्स वेज बोलते हैं। वेज का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे किसको बोलते हैं? जो एक पीस ऑफ वुड है उसकी जो लेंथ होती है, मतलब मान लो मैंने कहा जी ये एक पीस ऑफ वुड है एंड दिस इज 5 यूनिट्स। मैं ये रुपीज नहीं बोलूंगा, बोलो 5 यूनिट्स। यूनिट्स कैन बी सेंटीमीटर, मीटर, वट एवर। मैं इट्स 5 यूनिट्स। तो इसका वेज कितना हो गया? 5। गेटिंग माय पॉइंट? जितने रुपए का टैक्स लगेगा, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए, जिस पे कहते किस पे लगा मैं वो छोड़। मान लो 2 रुपए का छोटा टैक्स लगा, छोटा टैक्स 2 रुपए का लगा, तो इन दोनों के बीच में 2 रुपए का आएगा ये, एंड दिस विल बी द न्यू क्वांटिटी। कहता 5 रुपए का टैक्स लगा, तो इनके बीच में गैप 5 रुपए का आ जाएगा, एंड दिस विल बी द न्यू क्वांटिटी। कहते 10 रुपए का टैक्स लगा, साइज बड़ा हो गया टैक्स का, तो इनके बीच में हमें टैक्स डाल देना है, तो ये गैप 10 रुपए का है, दिस इज द न्यू क्वांटिटी। कहते 20 रुपए का टैक्स लगा, तो गैप इनका 20 हो जाएगा, दिस इज द न्यू क्वांटिटी। तो बेसिकली पुराने वाले डिमांड कर्व और पुराने वाले सप्लाई कर्व में वर्टिकल गैप जो होता है, दैट इज द साइज ऑफ टैक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द न्यू क्वांटिटी। तो मैंने रैंडमली मैंने कहा चलो ठीक है भैया, मैंने कहा ये एक टैक्स वेज लगा दिया मैंने, दिस इज व्हाट टैक्स वेज, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो क्वांटिटी यहाँ पे आने वाली है, दिस इज द न्यू क्वांटिटी। तो डाउट यहाँ पे किसी को? कहता किस पे लगाया है ये तो बता दो। मैंने कहा फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों में आंसर सेम आता है। ऊपर वाला जो प्राइस है वो बायर का है,
नीचे वाला जो प्राइस है वो सेलर का है। मैंने कहा टैक्स किस पे लगाया है, कहता है क्या फर्क पड़ता है। ऊपर वाला क्या है, बायर्स बर्डन ऑफ टैक्स। नीचे वाला क्या है, सेलर्स बर्डन ऑफ टैक्स। कहते किस पे लगाया, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है। कहते फर्क पड़ता है, बता भाई किस पे लगाया। मैं कहा मेरी बात सुन देख, अगर इस क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर इस डायग्राम में आपको कंज्यूमर पे टैक्स लगाना है, किस पे लगाना है बोलो, कंज्यूमर। कंज्यूमर पे, तो इस वाले पॉइंट से यहां से डिमांड का शिफ्ट कर दो, डायग्राम 1 बन जाएगा। कहते हैं सेलर पे लगाना है तो भैया इस वाले पॉइंट से सप्लाई का शिफ्ट कर दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। यस सर। तो बर्डन किस पे आना है, ये बात इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि टैक्स किसके ऊपर इम्पोज हुआ है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटीज क्या है, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में रहा है। मैं यहां पर वीडियो 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं चाहता इस चीज की। अब सुनना ध्यान से कहानी, मैं यहाँ पे ना 2 डायग्राम्स आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस डायग्राम से पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। द burden of tax will be shared between buyers। भाई देखो मेरी ग्रामर मत चेक करना, इंग्लिश कम आती है मुझे, ठीक है, इकोनॉमिक्स से फोकस करना। कोई ग्रामेटिकल एरर है तो ठीक कर लेना भाई। देखो मेरे को मत कहना सर ये मेरे लिए स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट सबका मतलब छोटा ही होता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कंपैरिजन के लिए यूज होती है, मुझे रूल्स पता है बट दिमाग में इतना लगाता नहीं हूँ, ठीक है जी। तो बर्डन ऑफ टैक्स विल बी शेयर्ड आएगा वैसे ना, शेयर्ड आएगा ना। Yes, sir. हाँ मुझे पता था, मैं तुम्हें चेक कर रहा था तुम। The burden of tax will be shared between buyers and sellers. How much will be burden on buyers, sellers? How much will be the burden on buyers or sellers? Not depending, not depends on whom tax is imposed. समझ में आ गया मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। किसके ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किसके ऊपर टैक्स लगा है। मतलब निकल रहा है इसका, नहीं निकल रहा लाइन का। हाउ मच विल बी द बर्डन ऑन बायर सेलर नॉट डिपेंड्स ऑन whom tax is imposed। Share of tax burden depends on price elasticity of demand and supply। किसके ऊपर कितना बर्डन आएगा भाई, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इनफैक्ट there is inverse relation between elasticity, मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं, एंड टैक्स बर्डन। कहते प्राइस इलास्टिसिटी और टैक्स बर्डन में रिलेशनशिप इनवर्स होती है। ये सारी बातें हमें अभी प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। जस्ट लुक एट द स्क्रीन। ध्यान से देखना बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आई विल नॉट रिपीट इट, प्लीज एक ही बार में समझना। कैमरा प्लीज ओपन कर लीजिए आप लोग, कैमरा बंद करके मेरी क्लास में मत आया करिए प्लीज।
I request you all open a webcam, please. Do it right now. देखो फर्स्ट डायग्राम में अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिमांड कर्व को रिलेटिवली स्टीपर बना रहा हूं और सप्लाई कर्व को रिलेटिवली फ्लैटर बना रहा हूं, ठीक है? Got it? Demand curve is relatively steeper and supply curve is relatively flatter. किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है? जितना ज्यादा फ्लैट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, यस और नो? जितना ज्यादा फ्लैट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। तो कभी ऐसे मत लिखना लेकिन कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका कंपैरिजन कभी नहीं होता, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फॉर ऑर्डिनरी गुड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। हमें कंपेयर करना पड़ता है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज। मान लो इसकी वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू 5 है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं इसको -3 नहीं, मैं उसको 3 कंसीडर करूंगा। नेगेटिव सिर्फ इसलिए कि फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो आई एम कंपेयरिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यूज। बताइए सप्लाई स्टीपर है या डिमांड स्टीपर है? रिलेटिवली डिमांड कब रिलेटिवली स्टीपर है, तो किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है? सप्लाई की इलास्टिसिटी ज्यादा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में मैंने जानबूझ के क्या किया, मैंने सप्लाई कर्व को रिलेटिवली स्टीपर बना दिया है एंड डिमांड कर्व को मैंने रिलेटिवली फ्लैटर बना दिया है। जानबूझ के मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ तक ये बात सबको समझ में आती है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Now what I am doing, look at the screens please. मैंने यहाँ पे इनके ओरिजिनल प्रायर टू द टैक्सेस पॉइंट्स मार्क कर दिए। ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस थे। Like this. This is PE, this is QE, this is PE, this is QE. Now listen to me. हमें टैक्स वेज लगाना है जी, वर्टिकल गैप बिटवीन द ओल्ड एंड डिमांड, ओल्ड सप्लाई, इनके बीच में टैक्स वेज लगेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बायर पे टैक्स लगा सेलर पे, रिजल्ट तो सेम आता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया जी, टैक्स वेज लगा दिए रैंडमली। ये हमारी न्यू क्वांटिटी आ गई Q1 Q1। ऊपर वाला प्राइस भैया बायर का है और नीचे वाला प्राइस भैया सेलर का है। एम आई राइट? ये क्या हो गया, बायर्स बर्डन। ये क्या हो गया, सेलर्स बर्डन। यहाँ पे ये हो गया बायर्स बर्डन और ये हो गया सेलर्स बर्डन। ठीक है जी? कोई डाउट जी यहाँ तक? नो सर। यहाँ बताइए किसके ऊपर बर्डन ज्यादा आया है फर्स्ट केस में? बायर्स पे, बायर्स। Buyer. क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम थी। तो जिसका इलास्टिसिटी कम है उसका बर्डन ज्यादा है, और जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है उसका बर्डन कम है। यानी इलास्टिसिटी में और बर्डन में रिलेशनशिप इनवर्स हुआ या नहीं हुआ, बताइए। Yes, sir. यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी थी कि किसके ऊपर कितना बर्डन आएगा वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। किसके ऊपर टैक्स लगा वो मैटर नहीं करता, और कितना रिलेशन है, कैसा रिलेशनशिप है प्राइस इलास्टिसिटी और का टैक्स बर्डन का इनवर्स रिलेशन। कैसा है बेटा, इनवर्स। सेकंड डायग्राम में भी इस बात को हम चेक करते हैं। यहां पर किसका बर्डन कम है, बायर्स का, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी रिलेटिवली ज्यादा थी। तो जिसका बर्डन ज्यादा है उसकी इलास्टिसिटी कम है। ये तो हमने डायग्राम समझा। अब इसके पीछे इकोनॉमिक रीजन है। इसके पीछे क्या है बेटा, इकोनॉमिक रीजन है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझ। बेटा देखो, मान लीजिए देयर आर
many factors that affect the price elasticity of demand and there are many factors that affect the price elasticity of supply. ठीक है, मान लीजिए आप एक कंज्यूमर है, आई एम अ सेलर, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है कोई ड्रग सेविंग, लाइफ सेविंग ड्रग्स है कोई, ठीक है, कोई मेडिसिन है, कुछ भी है। बताइए, मेडिसिन अगर है तो इट इज अ नेसेसिटी फॉर अ कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के लिए कोई नेसेसिटी नहीं है भैया, मेरे लिए तो एक सामान बना रहा हूं मैं, तो बिकेगा तो ठीक है, लेकिन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो वो क्या है, वो एक नेसेसिटी है, राइट। आप लोगों के लिए उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो रिलेटिवली बहुत कम इलास्टिक होगी, इट्स वेरी लेस इलास्टिक, बिकॉज वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, यस और नो। आप उसकी डिमांड में ज्यादा परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो एक आपको नेसेसिटी है। ऐसी चीज का जब बाजार में प्राइस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ टैक्सेस, सेलर कहेगा भैया मैं नहीं सस्ता बेच रहा, खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना अपनी ऐसी की तैसी करा, मैं प्राइस का ज्यादा बर्डन नहीं लेता। क्या तुम खरीदोगे बर्डन लेके या नहीं खरीदोगे? सर खरीदें। खरीदेंगे, खरीदेंगे। खरीदेंगे ना, क्योंकि आपके लिए वो एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी इलास्टिसिटी कम है, अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी आपको उसे खरीदनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी एडजस्ट नहीं कर सकते। इसी बात का सेलर फायदा उठाएगा कि तुझे तो चाहिए चाहिए भाई, तेरे को चाहिए चाहिए तो तू ही भुगतेगा टैक्स का बर्डन, ले भुगत ले भाई, मजबूरी का तो फायदा उठाया जाएगा, है कि नहीं। हम सेकंड एस्पेक्ट समझते हैं। तो मान लीजिए आप बायर, मैं सेलर, कहते क्या चीज का ट्रेड हो रहा है, मैंने कहा टमाटर, टमाटो होते टमाटर, उसका ट्रेड हो रहा है। टमाटो इज अ पेरिशेबल कमोडिटी, समझते हैं उसका नेचर कैसा है, पेरिशेबल है, एक दिन दो दिन तक तो सही रहेंगे, उसके बाद वो खराब हो जाएंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, सही है सर नो? हाँ जी। यस सर। मान लीजिए हम आपस में ट्रेड करते थे टमाटोस का, अचानक से सरकार ने टैक्स लगा दिया टमाटर के ऊपर, तुम कह रहे हो भैया सस्ता दे दे, मैं कहा मैं तो नहीं दे रहा, कहता मत दे, खराब होंगे अपने आप भुगत, फिर तो किसकी किसकी वाट लगेगी बताइए, सेलर। किसकी? सेलर की, सेलर की ना। तो सेलर को इसको बेचना ही बेचना है, बाहर में जाए प्राइस सस्ता बिके महंगा बिके, बेचना ही बेचना है। किसकी मजबूरी? सेलर की। सेलर की। किसकी प्राइस इलास्टिसिटी कम है? सेलर की प्राइस इलास्टिसिटी कम है। अच्छा भाई तेरी इलास्टिसिटी कम है तो तुझे बेचना ही बेचना है चाहे सस्ता बिके, कहता हाँ जी, कहता भुगत फिर, तो ये भुगतेगा बर्डन। ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जिसकी मजबूरी है उसका फायदा उठाया जाएगा। यह मजबूरी से मेरा मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी से। समझ में आ रही है दोस्त आप लोगों को मेरी बात? यस सर। तो इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसी की एप्लीकेशन एरिया है ये। तो जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है उसके ऊपर बर्डन ज्यादा आता है। अच्छा, अगर कोई बंदा है चाहे वो बायर सेलर, कहता है तुम प्राइस बढ़ाओगे मैं नहीं खरीद रहा, हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, प्राइस बढ़ाओगे मैं नहीं खरीद रहा, तो जब बंदा ऐसा हो जाए तो वो खरीदेगा नहीं ना, कहता क्यों, जरूरी नहीं है, मैं हाईली इलास्टिक है भाई, सस्ता देगा तो लूंगा, नहीं लेगा भाड़ में जा, उसकी मजबूरी है ही नहीं तो वो नहीं खरीदेगा, तो सेलर का अपने आप बर्डन आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं चार एक्सेप्शनल केस करा रहा हूँ, एक्सेप्शनल तो नहीं बोलूंगा, चार एक्सट्रीम केस करा रहा हूँ। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है तो प्लीज बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ फोर एक्सट्रीम केसेस। Yes. Yes. ओनली वन टू पीपल रिवर्ट, आई नीड आंसर ऑफ एवरीबडी। यहां तक की Yes. बात सबको समझ में आ Yes, sir. गई? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो जी, एक्सट्रीम केसेस, ध्यान से देखिए। सॉरी, कुछ डिमांड को मैंने ऑर्डिनरी बनाया, ऑर्डिनरी से मेरा मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व से मेरा मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को।
सप्लाई कर्व मैंने एक्सट्रीम बनाए दो। एक बार मैंने सप्लाई का वर्टिकल बना दिया जी, एक बार सप्लाई कर्व मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया जी। ठीक है, ओके गाइस। ये सप्लाई को मैंने एक्सेप्शनल केस दिया है, डिमांड इज ऑर्डिनरी। सिमिलरली मैं यहां पे दो केसेस और जनरेट करूंगा। यहां पर मैं सप्लाई को ऑर्डिनरी रखूंगा, और डिमांड को एक्सेप्शनली बनाऊंगा। एक बार वर्टिकल कर दिया और एक बार डिमांड को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। ये बात सबको समझ में आती है? देखो जी, मैंने डायग्राम की खूबसूरती समझिएगा, चारों को मैंने कैसे डिजाइन किया है। दो में सप्लाई ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का, दो में ऑर्डिनरी डिमांड का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। जब डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो सप्लाई अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल। और जब सप्लाई का ऑर्डिनरी है तो एक बार डिमांड का अपनी वर्टिकल पोजीशन पे आ गया, एक बार हॉरिजॉन्टल। इस तरीके चार समझ में आ गए। अब एक बात बताना ध्यान से, इसको मैं केस नंबर 1 बोल देता हूं। केस नंबर 1, इट इज केस नंबर 2। केस नंबर 1 में एक्सेप्शनल केस क्या है? सप्लाई का है ना। इफ सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? 0। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. here the price elasticity of supply is infinity. Here the price elasticity of demand is 0, and here the price elasticity of demand is infinite. यहां तक किसी को डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। चारों केसेस मैंने भी से इलास्टिसिटी डिफाइन करी है किसकी? जो स्पेशली डिजाइंड कर्व है। जो ऑर्डिनरी है उसके हम क्या लिखेंगे? जो स्पेशली डिजाइन कर्व एक्सट्रीम है उसका हम लिख दिया। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इस समय आपका जो इक्विलिब्रियम है वो यहां है E1। आपका जो प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस वो ये है, और इतनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो। यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम है जी, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, और इतनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो। डाउट? टैक्स लगा? No, sir. देखो जी, जो कर्व एक्सेप्शनल है हम उस पर कभी लगाकर नहीं चेक कर सकते। हमें जो ऑर्डिनरी कर्व है उसको लगा के चेक करना, राइट गाइस? जो कर्व ऑर्डिनरी, रिजल्ट सेम ही आता है, हमें पता रिजल्ट हमेशा क्या आते हैं? सेम। हमने कहा भैया डिमांड कर्व शिफ्ट कर दी, डिमांड कर्व हमने शिफ्ट कर दी। ध्यान से देखिए, where will be the new equilibrium? Where the new demand curve and supply curve intersect here? Where the new demand curve, which is this, and supply curve intersect this? हाँ जी, Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो प्राइस है, दिस इज द न्यू प्राइस ना। यहां पर टैक्स देखा जाए किसके ऊपर लगा है? बायर पे। यस सर। बायर पे टैक्स लगा है या नहीं लगा? Yes, sir. लगा है. लगा है लगा ना? है लगा है sir. ये जो इनके बीच का एरिया था ये वाला, ये टैक्स साइज है। बायर पे टैक्स लगाओगे तो इस प्राइस पे सेलर फ्री हो गया, टैक्स ऐड किया तो ये बन गया प्राइस ऑफ बायर। भाई जब आप लोगों ने यहां पर इक्विलिब्रियम होल्ड किया तो यहां पे जो बायर और सेलर आपस में ट्रेड कर रहे हैं, कौन जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो उस प्राइस पे फ्री हो जाता है। टैक्स लगा किसके ऊपर? बायर पे।
इस प्राइस पे ट्रेड हुआ है, इस प्राइस पे सेलर फ्री हो गया, सेलर कहता है भैया मैं अपने घर जा रहा हूं, तो इसके अंदर टैक्स जोड़ और तेरा प्राइस बायर का इतना पड़ेगा, राइट? बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes. बायर के ऊपर तो फर्क ही नहीं पड़ा, बायर को पहले भी इतना प्राइस मिलता था, आज भी इतना प्राइस मिलता है। एंटायर टैक्स बर्डन ऑन व्हाट? सेलर। एंटायर टैक्स बर्डन ऑन सेलर, क्योंकि उसकी प्राइस इलास्टिक जीरो थी। वो कहता है मुझे इतनी ही क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी में चेंज नहीं कर सकता, जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर, ये क्वांटिटी चाहिए तो ये क्वांटिटी चाहिए। सेलर कह रहा ना इतनी क्वांटिटी मेरी रहेगी यार। भाई जब आपकी इलास्टिसिटी मिनिमम पर आ गई तो आपका बर्डन मैक्सिमम पे आएगा, बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी और बर्डन में रिलेशनशिप इनवर्स है या नहीं है? तो जब आपकी इलास्टिसिटी अपनी मिनिमम वैल्यू पर है तो आपका टैक्स बर्डन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। यू हैव टू बियर एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स। यहाँ बायर पे एक पैसे का बर्डन नहीं आएगा, उसको पहले भी पी मिलता था, उसको आज भी उतना ही मिलता। क्लियर है जी? Yes. यस सर। इस केस में सोच के बताओ, सेलर क्या कह रहा है? कहता भाड़ में जाए क्वांटिटी, प्राइस यही रहना है। सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस नहीं बदलूंगा, यही प्राइस पे बेचूंगा। तो सारा बर्डन किस पे आने वाला है बताइए? Buyers. बायर्स पे आने वाला है। तो ये आज इनका ट्रेड यहां पर हुआ, इस ट्रेड पे सेलर फ्री हो गया, इसके अंदर वो अभी जोड़ेगा अपना टैक्स साइज जोड़ेगा, तो दिस विल बी द प्राइस ऑफ बायर, एंटायर बर्डन ऑन, हाँ जी, एंटायर बर्डन ऑन Buyer. बायर। क्योंकि जब इलास्टिसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ गई तो टैक्स का बर्डन अपनी मिनिमम वैल्यू पे आएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। मिनिमम मतलब जीरो, तो सारा बर्डन बायर पे जाएगा, सेलर का कोई बर्डन नहीं, इट इज एंटायर द बायर्स बर्डन। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ दो केसेस की ओर। एनी डाउट स्टिल हियर? No, sir. कैमरा नो ओपन सर। करिए No, भाई sir. साहब, कैमरा ओपन करके बात करेंगे प्लीज। हाँ जी दोस्त बोलिए। सर एक बार प्लीज आपको एग्जांपल्स वापस रिपीट कर सकते हो क्या? देखो एग्जाम्पल कुछ नहीं होता, मैं आपको बस रीजन बताया कि जिसकी इलास्टिसिटी कम है, मान लो आई एम अ सेलर, ठीक है, मेरी कोई मजबूरी है, मैं कहता हूँ भैया मुझे इतना सामान बेचना है, वर्टिकल सप्लाई लगी है, इतना सामान बेचना है, प्राइस जो मर्जी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना बेचना है। कहता क्यों? भाई कल खराब हो जाएगा, पेरिशेबल नेचर है ये। तो अगर मैंने खुद ही फ्रीडम दी है ना, जितना मर्जी प्राइस हो, सस्ता बिके महंगा बिके, इतना सामान बेचना है, तो ये बात तो बायर को पता है, तो ऑटोमेटिकली सारा बर्डन मेरे पे आ गया ना, जितना टैक्स लगा वो सारा मेरे पे आ गया। यहाँ पे सेलर क्या कह रहा है? क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, प्राइस यही चाहिए, यही प्राइस चाहिए, तो फिर यही चाहिए। कौन भुगतेगा? बायर भुगतेगा अपने आप। अगर एक बंदा रिजिड हो गया तो हो गया ना फिर तो। जी सर। आर्थिक साहब। सर जो इलास्टिसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है। नहीं, स्लोप और नहीं। इलास्टिक दो अलग अलग एलिमेंट है। चलो मैं अभी 2 मिनट आता हूँ, वो आपको बताता हूँ। रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकल है, प्रूफ कर देता हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए। ये देखो जी, इसमें देखो फर्स्ट वाले में ये हमारा इनिशियल था, इनिशियल प्राइस था, इनिशियल क्वांटिटी थी। आज खुद सोच के बताना जी कहानी क्या होगी, अब तक अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस बार शिफ्टिंग किसको करके दिखा सकते हैं हम लोग? सप्लायर को, क्योंकि डिमांड कर्व एक्सेप्शनल केसेस पे लगा हुआ है, तो सप्लायर कर्व को शिफ्टिंग दे दी हमने। इस प्राइस पे कौन फ्री हो जाएगा बताओ? आज टैक्स लगाया सेलर पे, तो बायर फ्री हो जाएगा ना इस प्राइस पर। Yes, sir. यस सर। ये बायर का प्राइस आ गया, ये बीच में टैक्स साइज है, नीचे वाला प्राइस किसका आ गया? सेलर का।
जब बायर खुद ही कह रहा है भैया मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए, जिस मर्जी प्राइस पे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तू ही भुगतेगा भाई सारा टैक्स का बर्डन। एंड तेरी इलास्टिसिटी जीरो है, इलास्टिसिटी एट इट्स मिनिमम, तो टैक्स बर्डन विल बी एट इट मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम बर्डन? एंटायर, तो एंटायर बर्डन ऑन buyers. एंटायर टैक्स बर्डन ऑन बायर्स। यहां देखिए कंज्यूमर क्या कह रहा है, यही प्राइस दूंगा, क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, प्राइस मेरा चेंज नहीं हो सकता। कौन भुग आप खुद बताओ, समझदार हो आप, कौन भुगतेगा सारा? हाँ जी, सर चल, तो ये टैक्स साइज हो गया, दिस इज द प्राइस ऑफ सेलर, Sellers. एंटायर बर्डन ऑन सेलर। वहां तक की बात सबको समझ में आती है जी? Yes. Yes, sir. तो टैक्सेशन का हिस्सा मैंने पढ़ाया। अब मैं दो टॉपिक आपको और पढ़ाऊंगा, उन दो टॉपिक में से कंबाइन करके एक टॉपिक निकल के आएगा डेडवेट लॉस, और डेडवेट लॉस फिर वापस टैक्स से कनेक्ट होगा। मतलब प्रोसेस है, आप समझते रहना धीरे धीरे। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है ना भैया? Yes. Agree? चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग वी हैव, अब थोड़े टैक्स भूल जाते हैं, ठीक है, टैक्स थोड़े भूल जाएंगे अब। मैं एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आपसे कुछ बात करनी है जी।